ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो एक साथ 10 लाख यूजर्स हैंडल कर सके, या फिर मशीन लर्निंग के लिए एक बहुत भारी डेटा प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट लिखनी है, तो शायद दिमाग में तुरंत गो, रस्ट या पाइथन का नाम आता है। राइट। जनरली लोग इन्हीं मॉडर्न लैंग्वेजेस के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस काम के लिए सबसे तेज और सबसे सुरक्षित टूल वही भाषा है जिसमें शायद 2010 में कॉलेज के उबाऊ असाइनमेंट लिखे गए थे? मुझे लगता है मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जावा की। अक्सर लोग इसे एक पुरानी, भारी भरकम एंटरप्राइज भाषा मान लेते हैं, लेकिन हाल के अपडेट्स को गहराई से देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि जावा ने तकनीक के इतिहास का सबसे शानदार कमबैक किया है। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है। हमें उन सोर्स मटेरियल्स को डिकोड करना है जो बताते हैं कि जावा 21 और उसके बाद के वर्जन्स में ऐसा क्या बदल गया है जो इसे एक मॉडर्न पावर हाउस बना रहा है। तो इसे समझने के लिए हम एक ऐसे इंसान की कल्पना करते हैं जो इस बदलाव को रोज महसूस कर रहा है। मान लीजिए हैदराबाद का एक 26 वर्षीय डेवलपर है, सैयद। रात के 2 बजे हैं। सैयद अपनी स्क्रीन के सामने बैठा है और एक पुराने क्रैश हो रहे सर्वर को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। और सैयद जिस समस्या से जूझ रहा है वो टेक इंडस्ट्री में बहुत आम है। देखिए, किसी भी भाषा का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह उन डेवलपर्स की जिंदगी को कितना आसान बनाती है जो रातों की नींद खराब कर रहे हैं। सही बात है। हम यहाँ सिर्फ कुछ नए सिंटैक्स या कॉस्मेटिक बदलावों की बात नहीं कर रहे हैं। हम जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन के स्तर पर हुए उन ढांचागत बदलावों को डिकोड कर रहे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस और मेमोरी मैनेजमेंट को पूरी तरह से फिर से लिख दिया है। तो सैयद की उस रात 2 बजे वाली समस्या से ही शुरू करते हैं। उसका सर्वर इसलिए क्रैश हो रहा है क्योंकि एक साथ हजारों यूजर्स आ गए हैं। बिल्कुल, जिसे हम कंकरेंसी की प्रॉब्लम कहते हैं। राइट। जब एक बड़े स्केल का एप्लीकेशन डिजाइन होता है तो सबसे बड़ी चुनौती यही कंकरेंसी होती है, यानी एक साथ कई काम कैसे हैंडल किए जाए। पारंपरिक तौर पर जावा में हर एक नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए एक अलग थ्रेड बनाया जाता था, लेकिन यह एक बहुत बड़ी तकनीकी अड़चन है ना? हाँ, बहुत बड़ी अड़चन है। क्योंकि जावा का एक थ्रेड सीधे तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम के एक थ्रेड से जुड़ा होता था। असल में समस्या की जड़ ही यही है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो थ्रेड्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। मतलब जब ओएस कोई थ्रेड बनाता है तो वो उसके लिए लगभग 1 से 2 मेगाबाइट की फिक्स्ड मेमोरी रिजर्व कर लेता है। ओह, तो अगर सैयद के सर्वर पर एक साथ 10,000 रिक्वेस्ट आ गई तो ओएस 10 गीगाबाइट मेमोरी तो सिर्फ थ्रेड्स बनाने में ही खा जाएगा। असली काम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। बाप रे, ये तो बहुत इनएफिशिएंट है। और उससे भी बुरी बात यह है कि जब कोई थ्रेड डेटाबेस से जवाब आने का इंतजार कर रहा होता है तो वो ब्लॉक हो जाता है। वो कुछ काम नहीं कर रहा, बस मेमोरी घेरे बैठा है। इसीलिए सोर्स के अनुसार प्रोजेक्ट लूम के तहत वर्चुअल थ्रेड्स को लाया गया। वर्चुअल थ्रेड्स। तो इसने इस 1-to-1 मैपिंग को पूरी तरह तोड़ दिया है। एग्जैक्टली। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब जेवीएम अब सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम से हर एक काम के लिए थ्रेड नहीं मांगता। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से देखूं, मान लीजिए ओएस थ्रेड्स कुछ गिने चुने कैरियर्स हैं, एक स्मार्ट बस सिस्टम की तरह। हाँ, दिलचस्प है, बताइए कैसे। तो जेवीएम के पास सिर्फ 10 ओएस थ्रेड्स की एक छोटी सी टीम है। जब एक वर्चुअल थ्रेड अपना काम कर रहा होता है तो वो इनमें से किसी एक ओएस थ्रेड पर बस सवार हो जाता है, यानी माउंट हो जाता है। राइट। लेकिन जैसे ही वो वर्चुअल थ्रेड किसी डेटाबेस कॉल के लिए इंतजार करने लगता है तो जेवीएम उसे तुरंत उस ओएस थ्रेड से हटाकर एक तरफ रख देता है और उस बस को यानी ओएस थ्रेड को किसी दूसरे काम में लगा देता है। क्या ये मैकेनिज्म ऐसे ही काम करता है? ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जेवीएम यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर की भूमिका निभाता है। वाओ! जब डेटाबेस से जवाब वापस आ जाता है तो जेवीएम उस इंतजार कर रहे वर्चुअल थ्रेड को उठाता है और किसी भी फ्री ओएस थ्रेड पर वापस चिपका देता है। इस पूरी प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। और क्योंकि ये सब रैम में और जेवीएम के अंदर हो रहा है तो ये ओएस लेवल की स्विचिंग से बहुत तेज होगा। हजारों गुना तेज होता है। इसका नतीजा यह है कि सैयद अब बिना किसी थ्रेड पूल या जटिल असिंक्रोनस कोड लिखे एक साथ लाखों वर्चुअल थ्रेड्स बना सकता है। उसका कोड एकदम सीधा दिखेगा, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से नॉन ब्लॉकिंग होगा। लेकिन एक मिनट, अगर सर्वर पर लाखों थ्रेड्स एक साथ दौड़ रहे हैं तो ये तो एक नई तरह की अराजकता पैदा कर सकता है। अराजकता कैसे?
मान लीजिए सैयद का एक टास्क है जिसमें वो एक साथ 3 अलग अलग एपीआई से यूजर का डेटा मंगा रहा है। उसने 3 वर्चुअल थ्रेड्स चला दिए। अब अगर पहला एपीआई फेल हो जाता है और एरर दे देता है तो बाकी के 2 थ्रेड्स का क्या होगा? वो तो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे। वही तो, वे तो हवा में लटके रहेंगे और बैकग्राउंड में फालतू प्रोसेसिंग करते रहेंगे। लाखों थ्रेड्स के साथ तो मेमोरी लीक्स का एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो सकता है। और यहीं पर स्ट्रक्चर्ड कंकरेंसी गेम में आती है। जावा के आर्किटेक्ट्स ने समझ लिया था कि सिर्फ लाखों थ्रेड्स बनाने की आजादी देना काफी नहीं है, उन्हें कंट्रोल भी करना होगा। बिल्कुल। स्ट्रक्चर्ड कंकरेंसी इन समानांतर चलने वाले टास्क्स को एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में बांध देती है। मतलब एक ग्रुप बना देती है। हाँ, अगर एक पेरेंट टास्क ने 3 चाइल्ड थ्रेड्स शुरू किए हैं तो वो तीनों एक ही स्कोप का हिस्सा बन जाते हैं। अगर एक भी चाइल्ड थ्रेड फेल हो जाता है तो पेरेंट तुरंत बाकी के दोनों थ्रेड्स को कैंसिल करने का सिग्नल भेज देता है। ओह, तो हवा में कोई ऑफन थ्रेड नहीं छूटता, सब कुछ एक साफ और प्रिडिक्टेबल तरीके से खत्म होता है। एकदम सही, कोई रिसोर्स वेस्ट नहीं होता। रुको, तो इसका मतलब है कि सिर्फ फेल होने पर ही नहीं बल्कि थ्रेड्स के बीच डेटा शेयरिंग में भी कुछ बदलाव हुआ होगा। अगर मेरे पास लाखों थ्रेड्स हैं तो ग्लोबल वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। बहुत ज्यादा खतरनाक। थ्रेड लोकल्स का जो पुराना कॉन्सेप्ट था वो लाखों थ्रेड्स के साथ स्केल नहीं करता। मैं इसे ऐसे सोच रही हूँ, पुराने तरीके में हम सारा डेटा एक बड़े से कॉमन लॉकर रूम में रख देते थे जहाँ कोई भी गलती से किसी और का सामान उठा सकता था या बदल सकता था। हाँ, जिससे डेटा करप्शन होता था। तो क्या स्कोप्ड वैल्यूज उस लॉकर रूम को रिप्लेस कर रही हैं? ये ऐसा है जैसे हर थ्रेड को उसका अपना एक सुरक्षित टेम्पररी ब्रीफकेस दे दिया गया हो और जैसे ही थ्रेड का काम खत्म होता है वो ब्रीफकेस हवा में गायब हो जाता है। ये ब्रीफकेस वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। पुराने थ्रेड लोकल्स म्यूटेबल होते थे, यानी कोई भी उन्हें बदल सकता था और वे मेमोरी में पड़े रहते थे, जिससे मेमोरी लीक्स होते थे। राइट। लेकिन स्कोप्ड वैल्यूज इम्यूटेबल होती है। एक बार जब आपने उस ब्रीफकेस में डेटा डाल दिया और उसे एक निश्चित ब्लॉक के लिए पास कर दिया तो अंदर का कोई भी मेथड उस डेटा को पढ़ तो सकता है लेकिन बदल नहीं सकता। और ब्लॉक खत्म होती ऑटोमेटिक क्लीनअप। एग्जैक्टली। लाखों वर्चुअल थ्रेड्स के बीच सिक्योरिटी सुनिश्चित करने का ये सबसे सॉलिड तरीका है। चलिए, तो मशीन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गए, कंकरेंसी सुरक्षित और तेज हो गई, सर्वर क्रैश नहीं हो रहा, लेकिन उस इंसान का क्या जो ये कोड लिख रहा है? आप डेवलपर एक्सपीरियंस की बात कर रही हैं? हाँ, सैयद जैसे डेवलपर्स के लिए अगर बैकएंड बहुत तेज है लेकिन उसे लिखने के लिए अभी भी 100 लाइन का बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ रहा है तो हमारा काम पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे याद है पुराने जावा में अगर आपको ये चेक करना होता था कि कोई वेरिएबल किस टाइप का है तो आपको पहले इंस्टेंस ऑफ चेक लगाना पड़ता था, फिर अगली ही लाइन में एक नया वेरिएबल बनाकर उसे मैन्युअली कास्ट करना पड़ता था। हाँ, और वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता था। मतलब आप मशीन को एक ही बात 2 बार बता रहे हैं। यहीं पर पैटर्न मैचिंग ने कोड लिखने का तरीका बदल दिया है। वो कैसे? अब आप सीधे स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही टाइप को मैच कर सकते हैं और उसी लाइन में वेरिएबल को असाइन भी कर सकते हैं। और जब आप इसे रिकॉर्ड्स के साथ जोड़ते हैं तो ये और भी पावरफुल हो जाता है। ओहो, रिकॉर्ड्स, ये तो मेरा पसंदीदा हिस्सा है इस अपडेट का। पुराने समय में अगर सैयद को सिर्फ यूजर की जानकारी स्टोर करने के लिए एक क्लास बनानी होती थी तो उसे प्राइवेट फील्ड्स बनाने पड़ते थे, फिर गेटर्स सेटर्स लिखने पड़ते थे। हाँ, और इक्वल्स, हैश कोड, टू स्ट्रिंग जैसे मेथड्स खुद जनरेट करने पड़ते थे। एक छोटी सी डेटा क्लास 80 लाइन की हो जाती थी। और अब रिकॉर्ड्स के साथ वो सारा काम सिर्फ एक लाइन में हो जाता है। ये डेटा कैरियर्स बनाने का एक इनबिल्ट तरीका है जो बाय डिफॉल्ट इम्यूटेबल होता है। ये तो बहुत बड़ा टाइम सेवर है। और इसके साथ ही स्ट्रिंग टेम्पलेट्स ने भी बहुत शोर कम किया है। पहले डायनेमिक स्ट्रिंग्स बनाने के लिए प्लस का निशान लगाकर टेक्स्टो वेरिएबल्स को जोड़ने की जो उलझन होती थी, उफ, वो मेसी कॉन्कैटिनेशन। हाँ, वो ना सिर्फ पढ़ने में खराब लगती थी बल्कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी कमजोर थी। अब टेम्पलेट प्रोसेसेस आ गए हैं जो सुरक्षित रूप से वेरिएबल्स को टेक्स्ट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे खतरों से भी डिफॉल्ट बचाव होता है। लेकिन हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। एक बात बताइए, पूछिए। हम स्विच स्टेटमेंट्स में नए एरो सिंटैक्स लगा रहे हैं, पैटर्न मैचिंग ला रहे हैं, रिकॉर्ड्स आ गए, टेम्पलेट्स आ गए,
क्या हम जावा को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। मतलब सैयद जैसे किसी डेवलपर के लिए क्या इतने सारे नए रूल्स, कीवर्ड्स और सिंटैक्स याद रखना एक बड़ा सिरदर्द नहीं होगा? क्या जावा अपनी सादगी नहीं खो रहा है? देखिए, असल में इससे बिल्कुल उलट हो रहा है। देखने में ये लग सकता है कि भाषा में नई चीजें जुड़ रही हैं, लेकिन ये बदलाव असल में कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर रहे हैं। वो कैसे? सिंटैक्स तो बढ़ रहा है ना? एक डेवलपर अपना 80% समय कोड लिखने में नहीं, बल्कि पहले से लिखे गए कोड को पढ़ने और समझने में बिताता है। जब आप 80 लाइनों वाली डेटा क्लास देखते हैं या लंबे लंबे स्विच स्टेटमेंट्स देखते हैं जिनमें हर लाइन के बाद ब्रेक लगाना पड़ता है ताकि कोड आगे ना फिसल जाए। राइट, तो वो मशीन की भाषा ज्यादा लगती थी। ये नए फीचर्स कोड से फालतू शोर को हटा रहे हैं। स्विच में एरो सिंटैक्स का मतलब है कि कोड अब सीधे मुद्दे की बात करता है। आप एक नजर में देखकर बता सकते हैं कि कोड का इंटेंट क्या है। मतलब ये मशीन की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि इंसान की रीडेबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। एग्जैक्टली, कोड ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गया है। ये एक बेहतरीन नजरिया है। कोड में शोर कम हो रहा है। अब जब कोड साफ हो गया है और छोटे लेवल पर तेज हो गया है, तो थोड़ा जूम आउट करते हैं। चलिए बड़े आर्किटेक्चर की बात करते हैं। हाँ, जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक विशाल सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं, तो आर्किटेक्चर को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती होती है। सील्ड क्लासेस यहाँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। बिल्कुल, सील्ड क्लासेस डोमेन मॉडलिंग को बहुत मजबूत बनाती हैं। इसे समझने के लिए मैं इसे एक हाई स्पीड ट्रेन की डिजाइन से जोड़ना चाहूंगी। मान लीजिए आप एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का इंजन डिजाइन कर रहे हैं। आप आर्किटेक्ट हैं। ठीक है। आपने कुछ स्लॉट्स छोड़े हैं जहां सिर्फ बहुत ही स्पेसिफिक और टेस्ट किए गए ब्रेक्स या एक्सेलरेटर्स ही जोड़े जा सकते हैं। अगर आप सिस्टम को अनसील्ड छोड़ देते हैं, तो कोई भी जूनियर डेवलपर आकर आपके उस 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाले इंजन में साइकिल का पैडल फिट कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो सील्ड क्लासेस आर्किटेक्ट को ये कहने की ताकत देती हैं कि केवल ये 3 स्पेसिफिक प्री अप्रूव्ड क्लासेस ही इस इंजन को एक्सटेंड कर सकती हैं, बाहर का कुछ भी नहीं। ये ट्रेन इंजन वाली एनालॉजी बहुत सटीक है, क्योंकि एंटरप्राइज डिजाइन में सबसे बड़ा डर यही होता है कि कोई आपके कोर बिजनेस लॉजिक को गलत तरीके से इनहेरिट करके पूरे सिस्टम का बिहेवियर ना बदल दे। और सील्ड क्लासेस कंपाइलर लेवल पर ही इसे रोक देती हैं। राइट। लेकिन जब हम बड़े स्केल की बात करते हैं, तो सिर्फ आर्किटेक्चर ही नहीं, बल्कि मेमोरी मैनेजमेंट भी एक क्रिटिकल हिस्सा होता है। और यहीं पर गार्बेज कलेक्शन में हुए सुधार तस्वीर में आते हैं, खासकर जनरेशनल ZGC गार्बेज कलेक्शन। यानी वो प्रोसेस जो बैकग्राउंड में चलती है और बेकार हो चुके ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी को खाली करती है ताकि सर्वर क्रैश न हो जाए। बिल्कुल। हम सभी जानते हैं कि गार्बेज कलेक्शन का सबसे बड़ा अभिशाप पॉज टाइम रहा है। जब GC सफाई करने निकलता था, तो वो पूरे एप्लीकेशन को कुछ मिली सेकेंड्स या कभी-कभी सेकेंड्स के लिए पूरी तरह फ्रीज कर देता था, जिसे हम स्टॉप द वर्ल्ड पॉज कहते हैं। हाँ, लेकिन सोर्स मटेरियल के अनुसार ZGC इन पॉज टाइम्स को सब मिलीसेकेंड लेवल पर ले आया है। ये जादू कैसे काम करता है? मतलब एप्लीकेशन चल भी रहा है और मेमोरी भी साफ हो रही है। इस जादू के पीछे की इंजीनियरिंग वाकई लाजवाब है। पुराने GC काम करने के लिए दुनिया को रोक देते थे, क्योंकि अगर एप्लीकेशन उसी समय ऑब्जेक्ट्स को मूव कर रहा है और GC भी उन्हें डिलीट कर रहा है, तो मेमोरी एड्रेस गड़बड़ा सकते हैं। एग्जैक्टली। ZGC ने इस समस्या को कलर पॉइंटर्स और लोड बैरियर्स के जरिए सुलझाया है। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ZGC मेमोरी एड्रेस के साथ कुछ मेटा डेटा जोड़ देता है। ओके। जब गार्बेज कलेक्टर बैकग्राउंड में किसी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहा होता है, तब भी एप्लीकेशन थ्रेड्स बिना रुके अपना काम कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को मांगता है जो शिफ्ट हो रहा है, तो लोड बैरियर उसे तुरंत सही और नए एड्रेस पर रीडायरेक्ट कर देता है। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक बहुत ही व्यस्त हाईवे की मरम्मत कर रहे हैं, पूरी की पूरी सड़क उखाड़ कर नहीं बना रहे हैं, लेकिन आपने ट्रैफिक को 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोका। वाह, क्या बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। गाड़ियां स्मूथली चलती जा रही हैं और उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि नीचे की सड़क बदल दी गई है। ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए बहुत बड़ी बात है, जहां हर मिलीसेकंड की देरी से यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। जनरेशनल ZZ नए और पुराने ऑब्जेक्ट्स को अलग-अलग ट्रीट करता है, जिससे एफिशिएंसी और भी बढ़ जाती है। बेहतरीन। अब तक की हमारी बातचीत पूरी तरह से JVM के सुरक्षित इकोसिस्टम के अंदर रही है, लेकिन असली दुनिया में, खासकर आज के समय में, एप्लीकेशंस को बाहरी दुनिया से भी बात करनी पड़ती है।
नेटिव इंटीग्रेशन की बात करिए आप। हाँ, मुझे लगता है कि जावा का सबसे बड़ा कदम अपनी सीमाओं को लांघना रहा है। फॉरेन फंक्शन एंड मेमोरी एपीआई ने JVM और नेटिव हार्डवेयर के बीच की दीवार को गिरा दिया है। पहले हमें इसके लिए JNI का इस्तेमाल करना पड़ता था। जावा नेटिव इंटरफेस, जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। राइट, JNI बहुत ही धीमा और जटिल था, है ना? धीमा भी और असुरक्षित भी। जब भी जावा को किसी C या C++ की लाइब्रेरी से बात करनी होती थी तो बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट स्विच होता था। डेटा को JVM से बाहर ले जाने के लिए उसे कॉपी करना पड़ता था, जो प्रोसेसिंग को बहुत धीमा कर देता था। बिल्कुल। लेकिन नए FFM API ने इस बिचौलिए को हटा दिया है। अब जावा कोड सीधे और सुरक्षित रूप से JVM के बाहर की मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, जिसे हम ऑफ हीप मेमोरी कहते हैं, और वो भी बिना डेटा कॉपी किए। रुकिए, अगर हम गार्बेज कलेक्टर को बाईपास करके सीधे ऑफ हीप मेमोरी को हैंडल कर रहे हैं, तो क्या हम वापस C++ वाले उसी खतरनाक दौर में नहीं जा रहे हैं? आपका मतलब मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट? हाँ, जहां मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट के कारण मेमोरी लीक्स और डैंगलिंग पॉइंटर्स की भरमार होती थी। ये एक बहुत ही वैलिड चिंता है, लेकिन यहीं पर जावा की समझदारी दिखती है। FFM आपको मेमोरी का सीधा एक्सेस तो देता है, लेकिन अरीना नाम के कॉन्सेप्ट के साथ। अरीना? ये कैसे काम करता है? अरीना एक सुरक्षित बाउंड्री तय करता है। आप उस अरीना के अंदर जितनी चाहे मेमोरी एलोकेट करें, लेकिन जैसे ही उस अरीना का स्कोप खत्म होगा, वो सारी ऑफ हीप मेमोरी एक साथ और सुरक्षित रूप से सिस्टम को वापस मिल जाएगी। ओह, तो कोई मेमोरी लीक नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। ये आपको C++ की स्पीड देता है, लेकिन जावा की सेफ्टी के साथ। वाओ! और ये स्पीड सबसे ज्यादा काम आती है डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग में। इसी से जुड़ा है वेक्टर एपीआई। मैंने सोर्स में पढ़ा है कि ये सीधे CPU के हार्डवेयर आर्किटेक्चर का फायदा उठाता है। हाँ, ये SIMD ऑपरेशंस को इनेबल करता है। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। इसे हम एक सुपरमार्केट के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास डेटा का एक बहुत बड़ा बैच है। ठीक है। नॉर्मल प्रोसेसिंग एक ऐसे कैशियर की तरह है जो शॉपिंग कार्ट से एक एक आइटम निकालता है और उसे स्कैन करता है। इसमें बहुत समय लगता है। राइट, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। लेकिन SIMD एक ऐसे एडवांस्ड स्कैनर की तरह है जो पूरे के पूरे शॉपिंग कार्ट को एक ही फ्लैश में स्कैन कर लेता है। एकदम सही एनालॉजी है। जब आप करोड़ों फाइनेंशियल कैलकुलेशंस कर रहे हों या मशीन लर्निंग के भारी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हों, तो ये हार्डवेयर एक्सेलरेशन लिटरली एक गेम चेंजर है। और यही वो हिस्सा है जो पारंपरिक रूप से C++ या पाइथन की एक्सटेंशंस का गढ़ रहा है। बिल्कुल। प्रोजेक्ट पनामा के NPI के साथ जावा सीधे हार्डवेयर की उस कच्ची ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, बिना सुरक्षा से समझौता किए। इसका मतलब ये है कि अब अगर आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां हाई स्पीड नेटवर्किंग के साथ साथ मशीन लर्निंग का काम भी होना है, तो आपको 2 अलग-अलग भाषाओं का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जावा ये सब अकेले कर सकता है। एग्जैक्टली। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि जावा पूरी तरह से बड़े आर्किटेक्ट्स, डेटा साइंटिस्ट्स और हार्डवेयर लेवल की परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए डिज़ाइन हो रहा है। लेकिन अगर हम वापस अपने डेवलपर्स सैयद पर लौटे, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। चलिए वापस सैयद के पास चलते हैं। मान लीजिए सैयद को आज रात सर्वर फिक्स नहीं करना है। उसे बस एक छोटा सा ऑटोमेशन टास्क करना है। एक डेटाबेस से कुछ फाइल्स उठानी है और उन्हें दूसरे सर्वर पर भेजना है। एक सिंपल स्क्रिप्टिंग टास्क पड़ेगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना पड़ेगा और उस भारी भरकम ढांचे को खड़ा करना पड़ेगा जिससे देख के बिगिनर्स हमेशा घबराते रहे। नहीं, और ये जावा के एवोल्यूशन का सबसे खूबसूरत पहलू है। एक तरफ ये हार्डवेयर एक्सेलरेशन जैसी एडवांस चीजें कर रहा है और दूसरी तरफ ये अननेम्ड क्लासेस और इंस्टेंस मेन मेथड जैसे फीचर्स लेकर आया है। तो ये अननेम्ड क्लासेस काम कैसे करती हैं? ये फीचर्स सैयद जैसे डेवलपर्स को जावा का उपयोग बिल्कुल एक स्क्रिप्टिंग भाषा की तरह करने की आज़ादी देते हैं। आपको उस लंबे सिंटैक्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि सैयद बस एक टेक्स्ट फाइल खोलेगा, अपना लॉजिक लिखेगा और बिना किसी क्लास डिक्लेरेशन के उसे सीधा रन कर देगा? बिल्कुल। आप सीधे वेरिएबल्स और मेथड्स लिख सकते हैं और कंपाइलर बैकग्राउंड में खुद ही वो सब सेटअप कर लेगा। ये छोटे ऑटोमेशन टास्क्स को बेहद तेज बनाता है। और ये उन नए डेवलपर्स के लिए भी बहुत मददगार होगा जो पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। हाँ, उन्हें पहले ही दिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे भारी कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखने पड़ते, और इसके साथ ही बेहतर यूटीएफ-टिक डिफ़ॉल्ट्स और क्लास डेटा शेयरिंग के जरिए जो फास्ट स्टार्टअप टाइम्स मिलते हैं। वे जावा को क्विक स्क्रिप्ट्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं।
तो अगर हम इस पूरे सफर को एक धागे में पिरोएं, तो हमने देखा कि कैसे वर्चुअल थ्रेड्स ने ओएस लेवल की कंकरेंसी की समस्या को खत्म करके एक स्मार्ट बस सिस्टम खड़ा कर दिया। राइट। फिर हमने देखा कि पैटर्न मैचिंग और रिकॉर्ड्स ने इंसानों के पढ़ने लायक क्लीन सिंटैक्स दिया। सील्ड क्लासेस ने आर्किटेक्चर को सुरक्षित किया। और जनरेशनल ZGC ने हाईवे का ट्रैफिक रोके बिना सड़क की मरम्मत कर दी। हाँ, और अंत में फॉरेन मेमोरी और वेक्टर एपीआई ने जावा को सीधे हार्डवेयर और मशीन लर्निंग के मैदान में ला खड़ा किया, जबकि अननेम्ड क्लासेस ने उसे वापस एक साधारण स्क्रिप्टिंग टूल जैसी सरलता दे दी। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि जावा ने अपनी पहचान नहीं खोई है। उसने JVM की मजबूती, अपनी टाइप सेफ्टी और अपनी सिक्योरिटी को बरकरार रखा है, लेकिन उसने उन सारी पुरानी रूढ़ियों को तोड़ दिया है जो उसे धीमा या जटिल बनाती थीं। मतलब आज की आधुनिक जावा एक ही समय में बिगिनर्स के लिए आसान है, डेवलपर्स के लिए एक्सप्रेसिव है और मशीन के लिए अल्ट्रा फास्ट है। एग्जैक्टली। जाने से पहले मैं इसी बात से जुड़ा एक विचार छोड़ना चाहूंगी, जिस पर इस डीप डाइव को सुनने वाले हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से तकनीक की दुनिया बटी हुई थी। अगर आपको छोटे मोटे ऑटोमेशन या मशीन लर्निंग के मॉडल लिखने होते थे, तो आप पाइथन जैसी भाषाओं की तरफ जाते थे। अब जब आपको एंटरप्राइज बैकएंड सिस्टम बनाना होता था, तब आप जावा की शरण में आते थे। बिल्कुल। लेकिन आज हमने जो देखा, जावा में अनेम्ड क्लासेस के साथ स्क्रिप्टिंग भी आ गई है और वेक्टर एपीआई के साथ मशीन लर्निंग का हार्डवेयर एक्सेलरेशन भी। तो सवाल ये उठता है, क्या भविष्य में जावा उन पारंपरिक स्क्रिप्टिंग और डेटा साइंस की भाषाओं को रिप्लेस कर सकता है? राइट। क्या हम तकनीक की दुनिया में उस युग की ओर वापस जा रहे हैं जहां एक ही भाषा से सब कुछ, एक छोटी सी स्क्रिप्ट से लेकर लार्ज स्केल मशीन लर्निंग और एंटरप्राइज सिस्टम तक किया जा सकेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कुछ सालों में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पूरा लैंडस्केप बदल सकता है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इस नई और मॉडर्न जावा ने निश्चित रूप से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए एक नया पैमाना तय किया है। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और इस आखिरी विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।